पहले बात करेंगे जम्मू कश्मीर विधानसभा के बजट सत्र को लेकर। आज इसका दूसरा दिन, 3 मार्च से बजट सत्र शुरू हुआ है। 26 दिन कार्रवाई जो है वो इस बजट सत्र में चलने वाली है और आज दूसरा दिन, आज भी कई सारी ऐसी चीजें देखने को मिली जो कि विधानसभा सत्र को अपने आप में बेहद खास बना देती हैं। सज्जाद गनी लोन ने सदन से वॉकआउट किया और सज्जाद गनी लोन ने 370 पर चर्चा करने की मांग की थी और लोन ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रस्ताव पर निशाना साधा। लगातार जो विपक्ष है हमलावर नजर आ रहे हैं। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के नेता सज्जाद गनी लोन विधायक हैं और कल हमने देखा कि अवामी इत्तेहाद पार्टी के वन एंड ओनली विधायक, उनके द्वारा भी लगातार कुछ हंगामा सत्र के दौरान किया गया। उन्होंने भी वॉकआउट किया। उन्होंने कहा कि एलजी मनोज सिन्हा का अभिभाषण सुनने के लिए या किसी भी और व्यक्ति का भाषण सुनने के लिए वो यहाँ पर सदन में नहीं आए हैं। वो लोगों के मुद्दों पर बात करने के लिए आए हैं, लोगों के मुद्दों पर चर्चाएं करने के लिए आए हैं। कठुआ बारामूला में जो लोगों की मृत्यु हुई थी उन पर बातचीत करने की कोशिश की गई, यूएपीए को लेकर बातचीत करने की कोशिश की गई, स्टेटहुड का मुद्दा और साथ ही साथ 370, ये तमाम वो मुद्दे जिन पर लगातार कुछ चर्चाएं देखने को मिले। और आज सज्जाद गनी लोन, पीपल्स कॉन्फ्रेंस के नेता, उन्होंने सदन से वॉकआउट किया। इस असेंबली सेशन से उन्होंने वॉकआउट किया और उन्होंने ये मांग की थी कि 370 और 35A को लेकर चर्चाएं इस असेंबली सेशन में होनी चाहिए, जिसके बाद की चर्चाएं ना होने की वजह से उन्होंने वॉकआउट कर दिया। लेकिन आपको ये भी बता दें कि उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस के तमाम जो प्रस्ताव सामने रखे गए हैं उन पर भी निशाना साधा। तो आज का दिन भी हंगामेदार देखने को मिला। 26 दिन ये कार्रवाई चलेगी, 40 दिन का ये सदन रहने वाला है। लेकिन अगर बात की जाए 370 को लेकर, तो ये एक ऐसा मुद्दा जम्मू कश्मीर में बन चुका है, चाहे वो आम व्यक्ति हो या फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस के बड़े नेता हो, सीएम हो, एलजी हो या फिर विधायक हो या फिर विपक्ष हो, लगातार इस मुद्दे को जो डिस्कस है वो किया जा रहा है। लेकिन कितना उचित है ये अपने आप में बड़ा सवाल है। लेकिन आपको ये भी बता दें कि जम्मू कश्मीर का विधानसभा सत्र जो है वो लगातार चल रहा है। 3 मार्च से शुरू हो चुका है, आज 4 मार्च इसका दूसरा दिन। लेकिन 7 मार्च का दिन भी अपने आप में बेहद खास, क्योंकि आम बजट जम्मू कश्मीर वासियों के लिए पेश होगा। अब सीएम उमर अब्दुल्ला खुद कहते हैं कि खजाने कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर के खाली हैं, यूटी के खजाने खाली हैं। लेकिन अब कैसे जम्मू कश्मीर के तमाम लोगों के उत्थान के लिए बजट सामने आएगा, अपने आप में बड़ा सवाल। वहीं पर दूसरी तरफ बेहद खास ये बजट है क्योंकि यूनियन टेरिटरी में पहली बार ये बजट पेश होगा। हम कैसे चुप कर सकते हैं कि हमारे बच्चों को किसी जगह सिलेक्ट होते हैं वो नहीं। अब देखता हूँ अभी जो ये सारी बातें जिस पर हमने ये उठाया है ये मामला, सो विल कैरी ऑन फ्रॉम, इसलिए हमने वॉकआउट किया है। आज आपने वेरिफिकेशन का भी मसला वो सब मैंने, आप मेरी बात सुनिए, मैंने मसले नहीं उठाए, मैंने अमेंडमेंट्स की थी, जो कि मैंने अमेंडमेंट्स पेश की थी कि भाई ये जो गवर्नर साहब का स्पीच है, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का, इसमें ये ऐड कर दीजिए। तो इन्होंने जो है 7 मैंने भेजी थी अमेंडमेंट्स, 2 ऐड की हैं, 5 को रिजेक्ट कर दिया है। उन्होंने लिस्ट करने से मना कर दिया है, डिसअलाउ किया है। तो उस पर हमारी बात हुई और हमने जो है इसलिए हम कैसे चुप कर सकते हैं कि हमारे बच्चों को। तो चलिए, हमारे साथ हमारे सीनियर सहयोगी वरिष्ठ पत्रकार विनोद कुमार ज्वाइन कर चुके हैं। उनसे जानेंगे इस पूरे विधानसभा के बजट सत्र के हवाले से। विनोद जी, बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय देने के लिए। बताइएगा, जैसे कि आज दूसरा दिन है और आज भी विपक्ष द्वारा हंगामा करने की कोशिश की गई, कल एआईपी के विधायक और आज सज्जाद गनी लोन, कैसे देखते हैं आप इन तमाम चीजों को? रीजन एक ही है, 370। कितना उचित है इस पर बार बार डिस्कशन करना, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगा दी है कि अब वो एक इतिहास है, पास्ट है, वो वापस नहीं आएगा? देखिए शिपन, सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री इंडिया है, अपना पक्ष रखने का हर एक व्यक्ति को अधिकार है। और मुझे लगता है कि 2 वॉकआउट्स हुए हैं। कल जो वॉकआउट हुआ था अवामी इत्तेहाद पार्टी का, वो भी इसी मुद्दे पर हुआ था। प्रमुखता से उनका अगर बैनर देखा जाए, प्ले कार्ड देखा जाए, उसमें लिखा था रिस्टोरेशन ऑफ 370 एंड 35A। और आज जब दूसरा वॉकआउट हुआ है वो सज्जाद गनी लोन का हुआ है और सज्जाद गनी लोन ने भी यही कहा है कि मैंने प्रपोज्ड अमेंडमेंट ये रहती है कि अगर आप एलजी का एड्रेस सुनते हैं या पढ़ते हैं या उसमें जो चीज़ नहीं होती है, इन्होंने 7 ऐसी अमेंडमेंट दी थी कि जो इस एड्रेस में इनकॉर्पोरेट की जाए। उसमें से 5 को उन्होंने आउटराइटली रिजेक्ट कर दिए, 2 रखी हैं। इसमें डेली वेजेस को रेगुलराइज किया जाए, 200 यूनिट बिजली दी जाए और साथ 12 सिलेंडर। लेकिन उनका कहना है कि 35A और 370 को कोई चर्चा नहीं की गई है और मेरे उस अमेंडमेंट, प्रपोज्ड अमेंडमेंट को सिरे से खारिज कर दिए। इसलिए वो नाराजगी जाहिर करते हुए बाहर चले गए, वॉकआउट कर दिया। कहीं ना कहीं हम कह रहे थे कि 370 का मुद्दा उठेगा
वो जिन चिराग से निकलेगा आहिस्ता आहिस्ता निकलता नजर आ रहा है। जी शिपन। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इसको लेकर मोहर लगाई है कि अब वो वापस नहीं आएगा, तो क्या लगता है कि तमाम जो विधायक हैं, जो विपक्षी दलों के हैं, वो बार बार इस मुद्दे को इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि लोगों के सेंटिमेंट्स को अटैच करने की कोशिश की जा रही है पॉलिटिकली, क्योंकि एट द एंड जम्मू कश्मीर के लोग भी 370 से कहीं ना कहीं इमोशनली अटैच करते हैं खुद को। शिपन देखिए, अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें, प्रचार से पहले उन्होंने भी यही राग अलापा था और अपने मैनिफेस्टो में प्रमुखता से 370 और 35 को रखा था, लेकिन 42 सीटें आ गई, उसके बाद सत्ता में आ गई, लेकिन उसके बाद उन्होंने हल्का सा यू टर्न लेते हुए अब सिर्फ और सिर्फ स्टेटहुड पर आ गए हैं, क्योंकि उनको असलियत पता है कि दिल्ली में जो बैठी सरकार है वो 370 के टूटल को लेकर के कितना प्रभावशाली तरीके से काम कर रही है, उनको पता है। और सुप्रीम कोर्ट की सुप्रीम मुहर भी लगी है, ये भी सबको पता है, लेकिन अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को एड्रेस करने के लिए, यानी उनको सूट करता है, कश्मीर के बड़े नेताओं को सूट करता है कि हम 35 और 370 पर बात करेंगे तो हम आवाम के बीच में जिंदा रहेंगे। और यही एक प्रयत्न जो है ऐसे लोगों द्वारा, ऐसे नेताओं द्वारा किया जा रहा है, जो चुने हुए नुमाइंदों द्वारा किया जा रहा है कि 370 का, 35 का और 370 का बार बार जिक्र किया जा रहा है। बिल्कुल विनोद जी, पहले जैसे आपने भी बताया कि जब नेशनल कॉन्फ्रेंस को जीत अभी फिलहाल हासिल नहीं हुई थी, जब इलेक्शन कैंपेन चल रहे थे, सीएम उमर अब्दुल्ला जो कि उस समय सीएम नहीं थे, ऑब्वियसली वो इलेक्शंस में खड़े थे एज अ कैंडिडेट, उन्होंने भी यही कहा था कि 370 वापस आना चाहिए, लेकिन अब उन्हें समझ आ चुका है कि सेंटर के साथ कोऑर्डिनेट कर चलना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और तब से कल भी जब उनकी प्रतिक्रिया सामने आई थी, उन्होंने जाहिर तौर पर कहा है कि हम लोगों के मुद्दों की बात करेंगे, जब सेंट्रल गवर्नमेंट को हमें वापस देना होगा स्टेटहुड वो दे देंगे, लेकिन 370 पर उन्होंने भी कोई बात नहीं की है, चुप्पी साध ली है, समझदारी से वो पूरा का पूरा काम जो है वो लेते नजर आ रहे हैं। किसी पत्रकार ने अभी सजाद गनी लोन से पूछा था कि जब आपने 370 का मुद्दा उठाया तो चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला बाहर क्यों चले गए थे, तो हालांकि उन्होंने ये जवाब दिया जो जवाब उनका बनता है, उनसे पूछना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं वो इस चीज़ से बच रहे हैं कि 370 को लेकर के किसी तरह की कंट्रोवर्सी दोबारा बने, क्योंकि अगर आपने सरकार चलानी है, हम यानी जम्मू कश्मीर यूटी पूरी तरह से निर्भर जो है केंद्र सरकार पर रहती है आर्थिक सहायता को लेकर के, तो अगर आपने सरकार चलानी है, सुचारू संचालन सरकार का करना है, तो आपको एटलीस्ट 370 और 35 जैसे जो संवेदनशील मुद्दे हैं या फिर कंट्रोवर्शियल मुद्दे हैं उन पर आपको चुप्पी साधनी होगी या आंखें मूंदनी होगी। तो ऐसा ही उमर अब्दुल्ला भी कर रहे हैं। पर भी आपसे जानकारी लेंगे, इसी बीच हम आगे बढ़ जाएंगे। अब बात करेंगे जम्मू कश्मीर में जॉब्स के हवाले से, क्योंकि कई ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जिनमें कई हजार पद अभी फिलहाल खाली पड़े हैं। तो आपको जानकारी दे दूं कि जम्मू कश्मीर में सरकारी विभागों में 32,400 से ज्यादा जो पद हैं वो फिलहाल खाली पड़े हैं, 2,503 गैजेटेड पद और साथ ही साथ 19,214 नॉन गैजेटेड पद अभी फिलहाल खाली पड़े हैं। एसएसबी है या फिर पीएससी है, इन दोनों ही विभागों के पिछले साल अक्टूबर तक रेफर किए गए 3,727 पद सज्जाद गनी लोन के द्वारा ये तमाम बातें सामने रखी गई हैं और उन्होंने कहा है कि कई ऐसे विभाग हैं तो चलिए इसी बीच आपको एक बार फिर से जम्मू कश्मीर के विधानसभा ले चलेंगे, जहां पर हंगामा लगातार जारी है और इसी बीच में सीएम उमर अब्दुल्ला इन हंगामे के बीच में कुछ सवालों के जवाब दे रहे हैं। सीधी तस्वीरें आपके सामने। स्पीकर साहब, इतना अच्छा चल रहा था,
तस्वीरें हम आपको विधानसभा से दिखा रहे थे, जहां पर लगातार हंगामे के बीच में कार्रवाई भी देखने को मिल रही है। सीएम उमर अब्दुल्ला लगातार कुछ सवालों के जवाब देते नजर आ रहे थे। तो वापस हम विनोद जी का रुख करेंगे। विनोद जी, लगातार कुछ सरकारी विभाग ऐसे हैं जिसमें कि कई हजार पद अभी फिलहाल खाली पड़े हैं, तो कैसे देखते हैं आप इन तमाम चीजों को? एक और अनएम्प्लॉयमेंट है, जम्मू कश्मीर का यूथ एम्प्लॉयमेंट चाहता है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ सरकारी विभाग कुछ ऐसे हैं, कई हजार पद खाली पड़े हैं, 32,000 से ज्यादा पद खाली पड़े हैं। बिल्कुल 32,474 पद खाली पड़े हुए हैं और एसएसआरबी ने 3,727 पदों को ही रेफर किया है या पीएससी को भी कम ही पद मिले हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अभी भी रिक्रूटमेंट यानी भर्ती की काफ़ी सारी गुंजाइश है। तो आप यानी कहीं ना कहीं डिले टैक्टिक्स हो रही है जिसको नहीं होना चाहिए। और दूसरा, मैं बार बार ये कहता हूँ, रोज़गार को डिफाइन किया जाना चाहिए, रोज़गार की यानी कि परिभाषा होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। रोज़गार को सिर्फ सरकारी नौकरी माना जाता है। ये हमारे माशरे में, हमारी सोसाइटी में ऐसा एक कंसेप्ट बन चुका है। रोज़गार से आप अपना कारोबार जब शुरू करते हैं उसको भी रोज़गार में इंक्लूड किया जाना चाहिए। लेकिन ये है कि आज का जो सवाल था उससे क्लियर हो गया है कि 32,474 पद अभी भी रिक्त हैं, जिसमें से गजेटेड भी है, नॉन गजेटेड भी है। विनोद जी, अब ये जो पद खाली पड़े हैं, गैजेटेड हो या फिर नॉन गैजेटेड हो, जाहिर तौर पर जम्मू कश्मीर के लोगों को भी इसमें दिक्कत आती है, कुछ लोगों के कामकाज रुक जाते हैं इसकी वजह से। और वहीं एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैं यहाँ पर आपसे करूँगी। देखिए, अब जब भी भर्ती प्रक्रियाएं होती हैं, चाहे हम वो फाइनेंशियल अकाउंट असिस्टेंट की बात करें, एसआई की बात करें, या फिर अन्य सीआईएसएफ है, अन्य जितने भी जो अभ्यर्थी हैं जो यहाँ पर अपनी किस्मत आजमाने के लिए एग्जाम देते हैं, उसमें घोटाले निकल कर सामने आते हैं। तो क्या लगता है कि लोगों का जो एक कहीं ना कहीं भरोसा है विभागों से, सरकारी विभागों से, क्या लगता है कि वो उठता नजर आ रहा है? तभी लोग अब एम्प्लॉयमेंट नहीं, एज एन एम्प्लॉयर सामने आ रहे हैं, प्राइवेट जॉब्स में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, या फिर खुद अपने हाथ सीधे करने की कोशिश कर रहे हैं? शिपन, ये दो सिक्के के दो पहलू होते हैं। इसको अगर हम दूसरे तरीके से देखें तो वाकई आप मान सकते हैं कि हर भर्ती में कहीं ना कहीं कोई पेपर लीक हुआ, कोई कुछ हुआ, इस तरह के आरोप लगते हैं। अगर इसी सिक्के के दूसरा पहलू देखें, पहले क्यों नहीं ये पकड़े जाते थे? सवाल यह कि पहले क्यों नहीं पकड़े जाते थे, अब पकड़े जा रहे हैं। इट मीन्स कहीं ना कहीं परफेक्शनली काम किया जा रहा है, प्रोफेशनली काम किया जा रहा है। हम इस तरीके से इसको देखें कि कहीं ना कहीं जो पहले चोरी चिकारी होती थी उसमें रोक लग रही है, आइडेंटिफाई हो रहे हैं, लोग जागरूक हो रहे हैं, या फिर एस्पिरेंट जागरूक हो रहे हैं जो एग्जाम देने जाते हैं कि मैंने इतना अटेम्प्ट किया था तो मेरे मार्क्स इतने आने चाहिए थे। तो इसको हम पॉजिटिव भी सोच सकते हैं, नेगेटिव भी सोच सकते हैं। नेगेटिव इसलिए सोच सकते हैं कि हर भर्ती में अगर इस तरह से घोटाले निकलेंगे तो फिर भरोसा एसएसआरबी या यूपी पीएससी पे कैसे रहेगा? ये दोनों पहलू हैं। विनोद जी, अब क्योंकि जो विपक्ष है, सजाद गनी लोन पीपल्स कॉन्फ्रेंस के नेता है, अब उन्होंने इस पर लिखित में जवाब सरकार को दिया है, तो क्या लगता है अब सरकार को इस पर वर्क करना इंपॉर्टेंट हो जाएगा? क्योंकि अभी सार्वजनिक हो चुका है, पब्लिक डोमेन में आ चुका है कि इतने पद गेजेटेड और नॉन गेजेटेड खाली है। वहीं दूसरी तरफ यूथ भी एम्प्लॉयमेंट चाहता है, तो अब सरकार को इस पर कड़े कदम उठाने की जरूरत है। बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि कहीं ना कहीं ये जो दो किस्म के क्वेश्चन होते हैं जो असेंबली में पूछे जाते हैं, एक क्वेश्चन वो होता है जो स्टार्ड होता है, एक होता है अनस्टार्ड, और एक में हमें यानी जो कंसर्न मिनिस्टर होता है उसको रिप्लाई देना होता है बोल करके मौखिक तौर पर। उस पर फिर सप्लीमेंट्री क्वेश्चन आते हैं। सप्लीमेंट्री क्वेश्चन कोई भी पूछ सकता है, लेकिन उसमें बीच पर रोका जाता है। एक होता है अनस्टार्ड, उसमें सिर्फ लिखित में आपने रिप्लाई देना होता है। तो ये लिखित में भी रिप्लाई आए या फिर मौखिक तौर पर रिप्लाई आए, सरकार की नैतिक जिम्मेदारी बनती है। वहाँ पे कमिश्नर सेक्रेटरीज जो जितने भी ब्यूरोक्रेट बैठे होते हैं वो नोट डाउन करते हैं और फिर उस पर अमल किया जाता है। और यही एक वजह है हम अपने नुमाइंदों को जिता करके असेंबली में क्यों भेजते हैं, क्योंकि वो हमारी ग्रीवेंसेस, हमारी समस्याएं उस पटल पर रखे, अप्रोप्रिएट फोरम पर रखे, जिससे उसका समाधान निकले। हमारे साथ हम आपका कीमती समय ले रहे हैं और अगली खबर पर भी आपसे जानकारी लेंगे। इसी बीच अब बात करेंगे जम्मू कश्मीर के टूरिज्म के हवाले से। जम्मू कश्मीर में पिछले 2 सालों में 4 करोड़ 48 लाख पर्यटक आ चुके हैं और ये भी सार्वजनिक हो चुका है। पिछले 2 सालों में कई सालों के रिकॉर्ड टूटते नजर आए और 1 करोड़ 20 लाख विदेशी पर्यटकों ने जम्मू कश्मीर का दीदार किया है। और सरकार की बात की जाए तो सरकार ने टूरिज्म प्रमोशन पर कई करोड़ रुपए खर्च किए हैं।
35 करोड़ का ये आंकड़ा सामने आ रहा है और सरकार ने विधानसभा में लिखित में इन तमाम चीजों पर जानकारी दी है। तो अगर हम इसको 370 से कनेक्ट करने की कोशिश करें तो 370 निरस्त होने के बाद, एब्रोगेट होने के बाद लगातार टूरिज्म में बढ़ोतरी हो रही है। अमन, शांति, चैन जो है जम्मू कश्मीर में आ रहा है, जिसकी वजह से कि जाहिर तौर पर टूरिज्म में इजाफा हो रहा है। सिर्फ भारतवर्ष से ही नहीं, फॉरेन के काफी ज्यादा जो टूरिस्ट हैं वो जम्मू कश्मीर का दीदार करने के लिए पहुंच रहे हैं। जम्मू को एज सिटी ऑफ टेम्पल्स माना जाता है। जम्मू कश्मीर को काफी सुंदर एक जगह माना जाता है, पैराडाइज ऑन अर्थ जो है वो माना जाता है। और इन तमाम चीजों के चलते जम्मू कश्मीर में कई करोड़ लोग, 4 करोड़ 48 लाख का ये आंकड़ा, ये फिगर सामने आ चुकी है। विनोद जी, एक बार फिर से आपका रुख करूंगी, आप बताइएगा, लगातार कुछ आंकड़े सामने आ रहे हैं, सरकार ने लिखित में आंकड़े सामने रखे हैं। 4 करोड़ 48 लाख पर्यटक जम्मू कश्मीर में 2 सालों में आ चुके हैं। तो कैसे देखते हैं आप इन सभी चीजों को? अगर हम 370 से इसको कनेक्ट करने की कोशिश करें तो कैसे देखते हैं आप इन चीजों को? वेल शिपन, बिल्कुल ठीक है कि जब से 5 अगस्त 2019 के बाद 370 में अमेंडमेंट होती है, 35 को रिपील किया जाता है, तो उसके बाद ऐसा समझा जा रहा था कि हालात बिगड़ेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये फिगर बताती है 4.48 करोड़ यानी 4 करोड़ 48 लाख टूरिस्ट आते हैं, जिसमें 1,20,000 टूरिस्ट फॉरेनर्स होते हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं छोटे से स्पेन में, यानी 2 साल में 4 करोड़ 48 लाख आपके टूरिस्ट आते हैं। तो ये वाकया में अमन शांति का प्रतीक है, क्योंकि हमने कश्मीर को बड़े करीब से देखा है। हम भी जब जाते थे तो हमें पता होता था फ्राइडे प्रेयर के बाद प्रोटेस्ट होगा, हमें ये पता होता था कैलेंडर निकला हुआ है, कब कब पत्थरबाजी होनी है, कब बाजार खुलने हैं, कब नहीं खुलने हैं, कब स्कूल खुलने हैं। अब उसमें अंतर आया है। ये सवाल एक पॉजिटिव संकेत देता है कि आने वाले दिनों में टूरिस्ट और भी बढ़ेंगे, और ये हमारी बैकबोन है, पर्यटन हमारी बैकबोन है इकोनॉमी की, तो ये अच्छा संकेत है। विनोद जी, अब शांति है, अमन है, चैन है, पीस, ब्रदरहुड, हार्मनी, ये तमाम पॉजिटिव जितने भी बातें हैं अब जम्मू कश्मीर में देखने को मिल रही है। पहले कुछ ऐसा मंजर हुआ करता था, गोलियों की आवाज़ें होती थी, आईईडी ब्लास्ट होते थे, बॉम्ब के धमाकों की आवाज़ें, कहीं ना कहीं लोगों को मेंटली, इमोशनली और फिजिकली भी कहीं ना कहीं एक बैरियर बन चुका था जम्मू कश्मीर में, और बाकी राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में एक गलत संदेश जाता था। लेकिन अब क्योंकि सरकार ने ये सामने कर दिया है कि इतने करोड़ लोग जम्मू कश्मीर में पिछले 2 सालों से आए हैं, तो एक पॉजिटिव मैसेज एक बार फिर से बाहर के राज्यों में और केंद्र शासित प्रदेशों में गया है कि ऑलरेडी इतने लोग आ चुके हैं, बिल्कुल यहाँ पर हालात सामान्य हैं, आप लोग आइए और हमारी ये जो टूरिज्म है इसको और बढ़ावा दीजिए। शिपन, जो 5 अगस्त 2019 से पहले टूरिस्ट आए थे, जिन्होंने कुछ हार्डशिप फेस की थी, बिल्कुल, जब वापस अपने स्टेट में जाते हैं, अपनी यूटी में जाते हैं, तो अपने मित्रों को बताते हैं कि अब बदल गया है कश्मीर, सामान्य हालात रहते हैं, और वहाँ पर लोग भी कोऑपरेट करते हैं खुलकर, वो टूरिस्ट की रिस्पेक्ट भी करते हैं। तो ये उनकी पब्लिसिटी, माउथ पब्लिसिटी जो है वो बहुत काम करती है। वो लोग जो सुनते हैं उनसे कि जो पहले भी जाते रहे और 5 अगस्त 2019 के बाद भी गया है, उसके बाद लोगों में एक क्यूरियोसिटी जागती है कि हम भी कश्मीर में जाएं, देखिए कैसा बदलाव हुआ है। वाकई में आप लाल चौक में जाएंगे, जो पहले गए हैं उनको भी पता होगा, जो आप लाल चौक में जा रहे हैं, कितना अंतर आ गया है, आप इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। और शायद यही एक कारण है कि फिगर लगातार बढ़ रही है। 4 करोड़ 48 लाख लोग यानी टूरिस्ट यहाँ पर आए हैं, और आने वाले दिनों में इस संख्या में कहीं और भी बढ़ावा होने जा रहा है। विनोद जी, 35 करोड़ की फिगर सामने आ रही है कि 35 करोड़ रुपए सरकार ने खर्च किए हैं टूरिज्म प्रमोशन के लिए, लेकिन मुझे लगता है कि कई करोड़ रुपए हमें वापस भी मिले जम्मू कश्मीर की जनता को, हमारे खजाने भरे हैं, लोगों की जेबें मजबूत हुई हैं, लोगों को फायदा भी हुआ है, क्योंकि एट द एंड बैकबोन जम्मू कश्मीर की यही इकोनॉमी यहाँ से ही चलती है। तो कैसे देखते हैं, अगर और करोड़ रुपए भी सरकार को खर्चने पड़े तो कुछ गलत नहीं है? बिल्कुल, पर्यटन स्थलों के प्रचार के लिए, कहीं ना कहीं प्रमोशन के लिए इतना पैसा कोई ज़्यादा नहीं है, क्योंकि हमें बाहर जा कर के, बाहर की स्टेट में जा कर के, इवन अब्रॉड में जा कर के इसका प्रचार करना पड़ता है। खर्चा तो होता है, लेकिन खर्चे के जब आउटकम्स निकलते हैं वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे अब आउटकम्स निकले हैं, 4 करोड़ 48 लाख पर्यटक आए हैं, तो कहीं ना कहीं उन्होंने खर्च भी किया है।
खर्च किया है तो कश्मीरी आवाम की जो आर्थिक हालत है, माली हालत है, उसमें भी सुधार हुआ होगा। अगर माली हालत में सुधार हुआ होगा तो सरकारी खजाने में भी जीएसटी के रूप में इसका पैसा आया होगा। जब जी। जीएसटी का पैसा आया होगा तो सरकारी खजाने की भी अर्थव्यवस्था में सुधार होता है। तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छे संकेत हैं कि इतने टूरिस्ट आए हैं। भले ही 38 करोड़ रुपया प्रमोशन में खर्च किया हो, लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है विनोद जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती समय हमें दिया और तमाम ये बातें हम तक साझा की और ये इम्पोर्टेंट डिस्कशन की। इसी बीच में अब आगे बढ़ जाएंगे जहां पर ड्रग्स के दुष्प्रभावों के प्रति लोगों को जागरूक करने के मकसद से पंचायत स्तर पर अभियान जारी है। और इसी कड़ी में आरएसपुरा के बन सुल्तान स्थित सरकारी स्कूल में प्रशासन द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कि जम्मू के एडीसी अनुसुया जम्वाल और मीरा साहिब की बीडीओ सोनाली अरोड़ा सहित पुलिस विभाग के अधिकारियों ने भी स्कूली बच्चों और साथ ही साथ समाज के हर वर्ग को नशे से दूर रहने के लिए आह्वान किया है। लोगों को बताया गया है कि नशा परिवारों को तबाह कर रख देता है और ड्रग्स का सेवन करने वाले जान भी गंवा सकते हैं। नशा शुरुआत होती है एक व्यक्ति परिवार के, बाद में पूरा परिवार, बाद में रिश्तेदार, बाद में पूरा समुदाय, कम्युनिटी, मोहल्ला और मोहल्ले के बाद जिला, जिले के बाद पूरा हमारा भारतवर्ष इसमें चला जा रहा है, घुसते जा रहे हैं, फंसते जा रहे हैं। और इसकी मुश्किल है, इसकी वजह से क्या परेशानी हो रही है? सिर्फ शारीरिक परेशानी नहीं है ये नशीले पदार्थ ग्रहण करने से, शारीरिक, मानसिक और आर्थिक तीनों तरफ से हम लोग मुश्किल में है। तो पंचायत कवर की जा रही है हर एक ब्लॉक में। तो इसका बेसिक पर्पस यही है कि पंचायत लेवल तक, मासेस तक ये मैसेज स्प्रेड हो कि जो ड्रग एडिक्शन है वो सोसाइटी में बहुत ही सीरियस मेनेस बन चुका है। और इसी को देखते हुए आज वादी एडीसी मैम अनुसुया मैम ने ग्रेस किया इस ओकेजन को, और उनका भी यही मैसेज था कि जब भी आप कोई इस ड्रग एडिक्ट को देखें तो उसकी अवेयरनेस अपने लोकल पुलिस स्टेशंस में नायब तहसीलदार को ये ज़रूर दें अवेयरनेस। और प्लस ये क्योंकि ड्रग मेनेस इतना सीरियस है कि इंसान को फिजिकली ही नहीं बल्कि मेंटली भी बहुत इफेक्ट करता है। तो चलिए फिलहाल जम्मू कश्मीर के इस खास बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत और आप बने रहिए गुलिस्तान न्यूज़ के साथ।